हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेके सिविल सर्विसेज में। स्पेस टेक्नोलॉजी की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम इस वीडियो में सबसे पहले स्पेस डिप्लोमेसी को समझने की कोशिश करेंगे। स्पेस डिप्लोमेसी, इसका मतलब हुआ कि इस्तेमाल करना स्पेस कैपेबिलिटीज़ का किसी और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। स्पेस कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करना टू फर्दर स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं हम स्पेस डिप्लोमेसी। ऐसी डिप्लोमेसी जिसमें आप अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए स्पेस कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हों, उसको आप क्या बोलते हैं? स्पेस डिप्लोमेसी। और इस स्पेस डिप्लोमेसी में चाइना हैज़ इमर्ज्ड एज द पायोनियर, यानी कि चाइना बहुत अच्छा कर रहा है इस स्पेस डिप्लोमेसी में, यानी कि अपनी स्पेस कैपेबिलिटीज़ का वो इस्तेमाल करता है या दूसरी अन्य कंट्रीज़ को वो हेल्प करता है अपनी स्पेस कैपेबिलिटीज़ से, और उसके बाद बाकी जो उसके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है उनको अचीव करता है। नाउ यू ऑलरेडी नो कि चाइना हैज़ इमर्ज्ड एज द पायनियर इन स्पेस डिप्लोमेसी। अब चाइना ने ऐसा क्या किया है कि वो इस स्पेस डिप्लोमेसी में बहुत आगे जा रहे हैं। सबसे पहली एग्जांपल जो चाइना ने किया है टू बिकम द पायनियर इन स्पेस डिप्लोमेसी इज़ चाइना हैज़ लॉन्च्ड सैटेलाइट्स फॉर डिफरेंट कंट्रीज़, जैसे कि श्रीलंका के लिए, वेनेजुएला के लिए, पाकिस्तान के लिए। इन सब कंट्रीज़ के लिए चाइना ने सैटेलाइट्स लॉन्च की है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, और इसके बाद चाइना ने एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की जिसका नाम है एशिया पैसिफिक स्पेस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन टेक केयर करती है स्पेस रिलेटेड इश्यूज़ इन सारी कंट्रीज़ की जिनको चाइना असिस्ट करता है। ये स्पेस डिप्लोमेसी जो चाइना की है, इसकी क्या क्या मेन पिलर्स है? देखो, ये हमारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, कैसे चाइना अपनी स्पेस की कैपेबिलिटीज़ को या स्पेस की कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाता है और अपने दूसरे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को अचीव करता है। Now the main pillars of this Chinese policy or the Chinese space diplomacy are, first is providing soft loan to all such countries जिन countries को वो उनकी स्पेस कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने में या उनकी किसी भी स्पेस रिसर्च में हेल्प करती हों। दूसरा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोऑपरेशन, ऐसी कंट्रीज़ के गवर्नमेंट्स के साथ वो अच्छी कोऑपरेशन बनाती हैं, ये चाइना की पॉलिसी है। थर्ड, चाइनाज़ नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी इन इंटरनल पॉलिटिकल मैटर्स विद सच कंट्रीज़, जिन कंट्रीज़ को वो असिस्ट करती है या सॉफ्ट लोन देती है, जिनके गवर्नमेंट्स के साथ वो कोऑपरेशन करती है, ऐसी कंट्रीज़ के जो इंटरनल पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है चाइना। अब अगर चाइना किसी कंट्री को प्रॉमिस करता है कि वो कोई प्रोजेक्ट उनकी कंट्री में बना रहे हैं या उनको असिस्ट कर रहे हैं या उनको कोई भी हेल्प कर रहे हैं, उनको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो द एग्जीक्यूशन ऑफ सच प्रोजेक्ट्स इन केस ऑफ चाइनीज़ पॉलिसी इज़ वेरी मच इन टाइम। इसी को अगर हम इंडिया की एग्जीक्यूशन के साथ कंपेयर करें, हम अगर कोई प्रोजेक्ट की बात करें, जैसे कि चाबार पोर्ट जो हमने बनाया था ईरान में, उसको बनने में कम से कम 20 साल लगे, जबकि इतने में चाइना ने इतने सारे पोर्ट्स बनाए थे अराउंड इंडिया, जिनको हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलते हैं। बहुत सारे पोर्ट्स को डेवलप किया था और घेर रखा था हमारे इंडियन ओशन को चाइना ने, क्योंकि चाइना के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी एग्जीक्यूशन टाइम में होती है और हमारे एग्जीक्यूशन बहुत डिलेड होती है। अब यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट कंपैरिजन के लिए बता दिया, बट चूँकि हम बात कर रहे हैं about the execution of projects which are related to space diplomacy or which are related to the this space diplomacy policy of China. So कौन से 4 ऐसी चीज़ें कर रहे हैं चाइना जिसकी वजह से उनकी ये पॉलिसी बहुत सक्सेसफुल रही है अब तक? एक तो सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन करना और उनके इंटरनल मैटर्स में बिल्कुल कोई दखलंदाजी नहीं करना, और चौथा, जो भी प्रोजेक्ट्स में उनको वो किसी भी कंट्री को हेल्प कर रहे हैं उनका एग्जीक्यूशन वेल इन टाइम कर देना।
ठीक है। अब इसी चीज़ को जहन में रख के, यानी कि स्पेस डिप्लोमेसी चाइना की, इस चीज़ को जहन में रख के और इसकी चाइना की पॉलिसी को जहन में रख के, जब लास्ट टाइम श्रीलंका की सैटेलाइट लॉन्च की थी चाइना ने, उस टाइम पे इंडिया ने ये डिसाइड किया और इंडिया ने इंटरेस्ट शो किया कि भाई हम भी अपनी लोकल जो हमारी नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, हम भी उनकी हेल्प करेंगे और उनकी मदद करेंगे बाय लेटिंग देम यूज़ आवर सैटेलाइट्स। ठीक है। तो इस वजह से जब हमारे प्राइम मिनिस्टर भूटान गए थे वेरी रिसेंटली, जब श्रीलंकन सैटेलाइट चाइना ने लॉन्च की थी, उसके बाद भूटान में उन्होंने भूटान को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ़र की सर्विसेज फ्रॉम इंडियन सैटेलाइट्स और बोला कि हम ये सर्विसेज तमाम हिमालयन स्टेट्स को, जैसे कि नेपाल भी है, ऐसी सारी स्टेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो ये रहा जो स्पेस डिप्लोमेसी में चाइना का कमांड है, उसका जवाब। अब इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि हम अपनी स्पेस कैपेबिलिटीज़ को या हमारी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल हम नेबरहुड में नेबरिंग कंट्री को करने देने से हम अपनी बाकी जो हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है उनको हम फर्दर अचीव करें। समझ रहे हैं आप? तो इसको बोलते हैं हम हमारी काउंटर स्पेस डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया टू काउंटर व्हाट चाइनीज़ स्पेस डिप्लोमेसी। अब उसी टाइम पे सार्क सैटेलाइट प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट था जिसमें इंडिया का ये बोलना था कि हम एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जो सार्क कंट्रीज़ को असिस्ट करेगी और वो सारा उस सैटेलाइट का खर्चा इंडिया खुद बेयर करेगी। ये इंडिया का प्रपोज़ल था। बट श्रीलंकन सैटेलाइट के बाद इंडिया ने इस चीज़ को रिवाइव करने की कोशिश की और बताया सार्क नेशंस को, मेंबर कंट्रीज़ को, कि भाई हम साथ में मिलके एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी बाकी सारी मेंबर कंट्रीज़ के लिए, और आप सबको वो हेल्प करेगी, वो सैटेलाइट जिसका तब नाम था सार्क सैटेलाइट प्रोजेक्ट। बट ये सार्क सैटेलाइट प्रोजेक्ट पाकिस्तान को नहीं पाया। पाकिस्तान ने इस चीज़ को डिक्लाइन किया और बोला कि भाई हम ये नहीं, इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बिकॉज़ ऑफ जो इंडिया ने, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया को बोला था जो आप ये सार्क सैटेलाइट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जहाँ जो ये आप सार्क सैटेलाइट बना रहे हैं, इसमें हम आपको फाइनेंशियली मदद करना चाहते हैं। और इंडिया ने इस चीज़ को रिफ्यूज़ किया, बोला नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए, हम आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं सारे मेंबर्स को। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के पाकिस्तान ने इस सार्क सैटेलाइट प्रोजेक्ट को उसने डिक्लाइन किया। उन्होंने बोला कि हम इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि हमें इंडिया ने हमारे सपोर्ट को, हमारी फंडिंग को रिफ्यूज़ किया है, इस वजह से हम इसका पार्ट नहीं बन रहे हैं और हमारे कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम इस सार्क सैटेलाइट प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है। बट लेटर ऑन इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया 2016 में पाकिस्तान ने इस ऑफ़र को डिक्लाइन किया था और ख़ुद को इस चीज़ से अलग किया था, इस प्रोजेक्ट से। एज़ ऑफ टुडे, विद एक्सेप्शन ऑफ पाकिस्तान, ये सैटेलाइट काम करती है फॉर ऑल द सार्क कंट्रीज़। और इस सैटेलाइट का नाम अब बदल के क्या रखा गया है? साउथ एशिया सैटेलाइट। ठीक है, ऑल राइट। तो ये रही बात आपकी जो हमारी काउंटर स्पेस डिप्लोमेसी है इंडिया की फॉर दैट ऑफ चाइना। अब इस साउथ एशिया सैटेलाइट के एग्जीक्यूशन के बाद नाउ इंडिया इज़ थिंकिंग टू लॉन्च ए सैटेलाइट फॉर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, और उस सैटेलाइट का नाम रखने वाले हैं साउथ ईस्ट एशियन सैटेलाइट। नाउ चूँकि ये भी हमारी स्पेस डिप्लोमेसी का पार्ट है, या काउंटर स्पेस डिप्लोमेसी, जो चाइनीज़ की जब डिप्लोमेसी है, चाइनाज़ स्पेस डिप्लोमेसी, उसको काउंटर करने के लिए हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। हम अब अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो हमारी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करें। तो इस वजह से हम हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ की गुड बुक्स में रहेंगे, और ये एक सॉफ्ट पावर है टू इन्फ्लुएंस आवर नेबरिंग कंट्रीज़। अब जो ये साउथ ईस्ट एशियन सैटेलाइट लॉन्च होने वाली है फॉर द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़,
इसकी मदद से इंडिया विल बी एबल टू एंगेज मैनी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इस वजह से हमें हेल्प मिल सकता है टू फर्दर आवर पॉलिसी, जैसे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारी है, उसको फर्दर अचीव करने में इस चीज़ से भी हमें मदद मिलेगी। किस चीज़ से? साउथ ईस्ट एशियन सैटेलाइट लॉन्च करने की वजह से। ठीक है। अब एक ऑब्जेक्टिव और है जो चाइनीज़ स्पेस डिप्लोमेसी है, उनका एक ऑब्जेक्टिव और है, वो है कि वो ब्रीच करे इंडिया की आयरन कर्टन पॉलिसी इन इंडियन ओशन। यानी कि इंडिया ने जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़, आइलैंड कंट्रीज़, हमने उनको अपने पास रखा है, अपने साथ रखा है, हमारी रिलेशंस उन सब के साथ सही है। अब चाइनीज़ स्पेस डिप्लोमेसी का एक और एम्बिशन है, दैट इज़ टू ब्रीच दिस आयरन कर्टन पॉलिसी ऑफ इंडिया इन दिस इंडियन ओशन। अब एज पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी इंडिया हैज़ मेंटेन्ड, as part of what policy? As part of iron curtain policy of India in Indian Ocean, जिसको चाइनीज़ स्पेस डिप्लोमेसी ब्रीच करना चाहती है। अब इंडिया इस पॉलिसी के अंडर मेंटेन करता है वेरी क्लोज पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद ऑल सच आइलैंड कंट्रीज़, जो कि जैसे कि श्रीलंका है, मॉरिशस है, मालदीव्स है, सेशल्स है। अब चाइना जो है, बाय दिस Chinese space diplomacy, China is looking to bring all of these countries into its sphere of influence by letting them use their space capabilities or launching satellites for them free of cost. इस वजह से जो इंडिया की आयरन कर्टन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ जाती है बिफोर दिस चाइनीज़ स्पेस डिप्लोमेसी। अब इसी को काउंटर करने के लिए अब इंडिया इज़ ऑल्सो एस्पायरिंग टू लॉन्च टू लॉन्च सैटेलाइट्स ऑन बिहाफ ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज़। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द स्पेस डिप्लोमेसी और ऑफ इंडिया एंड चाइना, कैसे हम उसको काउंटर कर रहे हैं। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ स्पेस पोल्यूशन और केस्लर्स सिंड्रोम। अभी स्पेस पोल्यूशन और केस्लर सिंड्रोम क्या है वो हम देखते हैं। स्पेस डेब्री और स्पेस पोल्यूशन, अगर हम बात करें, बहुत टाइम तक नासा ने इस बात को एडवोकेट किया, इस थ्योरी को एडवोकेट किया जिसका नाम था बिग स्काई थ्योरी। अब इस बिग स्काई थ्योरी के अकॉर्डिंग नासा का कहना था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जो फ्लाई कर रहे हों इन स्पेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम टू कोलाइड विद ईच अदर इज़ नेग्लिजिबल और इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये बिग स्काई थ्योरी को कौन एडवोकेट कर रहा था? नासा, फॉर ए लॉन्ग टाइम। और इसी बिग स्काई थ्योरी के बेसिस पे नासा ने एडवोकेट किया और बोला दैट द डेब्री प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लॉन्च व्हीकल्स एंड द सैटेलाइट्स विल ग्रेजुअली डिस्पर्स इन आउटर स्पेस। इन्होंने ये बताया कि जो भी डेब्री सैटेलाइट्स डिफंक्ट होने के बाद पीछे छोड़ देते हैं, जैसे बहुत सारे सैटेलाइट्स डिफंक्ट होने के बाद वहीं पे रह जाते हैं, या कोई भी मिशन जब हमारा अनसक्सेसफुल हो जाता है तो वो डेड सैटेलाइट्स इसी स्पेस में रहती हैं। तो इसी बात को ये नासा एडवोकेट करते हुए कि ये जो डेब्री जमा होता है हमारे स्पेस में, ये एक दूसरे से नहीं टकराएंगे, इनका कोलिजन होना वेरी इम्पॉसिबल है, एज अकॉर्डिंग टू बिग स्काई थ्योरी विच वाज एडवोकेटेड बाय नासा। बट जो ये बिग स्काई थ्योरी थी, इसको चैलेंज किया डोनाल्ड जे कैसलर ने। डोनाल्ड जे कैसलर ने बोला कि उसने अपने रिसर्च पेपर्स, जिनका टाइटल था कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और द फॉर्मेशन ऑफ डेब्री बेल्ट, इन्होंने डोनाल्ड जे कैसलर ने इस बात को चैलेंज किया जिस बात पे नासा एडवोकेट करता था कि डेब्री जो भी प्रोड्यूस होगा हमारे अर्थ के अराउंड वो टोटली डिस्पर्स हो जाएगा इनटू आउटर स्पेस, या द कोलिजन बिटवीन टू फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द घूमते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन बिटवीन दोज टू ऑब्जेक्ट्स इज़ वेरी वेरी नेग्लिजिबल और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो इसी चीज़ को रिजेक्ट करते हुए डोनाल्ड जे कैसलर ने एक रिसर्च पेपर अपना सबमिट किया और इस चीज़ को एडवोकेट किया कि बोला
बोला कि जो ये हमारा स्पेस है, आउटर स्पेस हमारी अर्थ का, वहाँ पे एक डेब्री बेल्ट बन रहा है। अब ये पेपर ने इस बात को भी आर्ग्यू किया दैट विद टाइम द नंबर ऑफ डेब्री विल इंक्रीज। अब ये इंक्रीज़ होते होते वंस दे विल क्रॉस द थ्रेशहोल्ड, उसके बाद it will exhibit domino like effect to further increase the number of debris। अब ये domino like effect का मतलब क्या हुआ? देखो, डोनाल्ड जे कैसलर ने इस बात को रिजेक्ट किया कि बिग स्काई थ्योरी एक स्कैम है, ये बिल्कुल बेसलेस है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि हमारा डिब्री आउटर स्पेस में नहीं जा रहा, बल्कि ये डिब्री हमारे अर्थ के अराउंड एक डिब्री बेल्ट बना रहा है। और इस बात को उसने अपने पेपर में आर्ग्यू किया, बोला कि विद टाइम ये डिब्री इंक्रीज़ होता जा रहा है, एक्यूमुलेट होता जा रहा है, और इस इंक्रीज़ होने की वजह से या इस एक्यूमुलेशन की वजह से, एक्यूमुलेशन ऑफ दिस डिब्री या एक्यूमुलेशन ऑफ दिस डेब्री इन दिस बेल्ट जो हो रहा है, ये थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करेगा। उस थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करने के बाद इट विल शो डोमिनो लाइक इफ़ेक्ट, यानी कि डोमिनो लाइक इफ़ेक्ट का मतलब हुआ एक इवेंट से दूसरा इवेंट क्रिएट हो जाता है, यानी कि एक डेब्री से दो और डेब्री क्रिएट हो जाएंगे, उनसे और नए डेब्री क्रिएट हो जाएंगे। तो ये फर्दर इंक्रीज़ करेगा ये डेब्री को आफ्टर क्रॉसिंग द थ्रेशहोल्ड। ठीक है, अब ये फिनोमिना एक बार स्टार्ट हुआ, यानी कि थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करने के बाद डोमिनो लाइक इफ़ेक्ट, डोमिनो इफ़ेक्ट अगर एक बार स्टार्ट हुआ, इट विल एडवर्सली इफ़ेक्ट द स्पेस सिस्टम्स विच इज़ नोन एज द स्पेस पोल्यूशन, और इसी को हम बोलते हैं केस्लर्स सिंड्रोम। केस्लर्स सिंड्रोम का मतलब क्या हुआ? जब नंबर ऑफ डेब्री इंक्रीज़ होते हैं हमारे अर्थ के अराउंड, और उसके बाद थ्रेशहोल्ड क्रॉस करने के बाद द डोमिनो इफ़ेक्ट विच विल अल्टीमेटली इंक्रीज द नंबर ऑफ डेब्री विल एक्चुअली एडवर्सली इफ़ेक्ट दिस स्पेस सिस्टम्स, और इसी को हम बोलेंगे स्पेस पोल्यूशन। और इस स्पेस पोल्यूशन का दूसरा नाम केस्लर सिंड्रोम भी बोलते हैं। केस्लर सिंड्रोम के अंदर हमारे स्पेस में इतना डेब्री जमा हो जाता है कि हमारी स्पेस सिस्टम्स डिफंक्ट या उनका नॉर्मली फंक्शन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ये इस टाइप का बेल्ट बन जाता है हमारे अर्थ के अराउंड। इसमें आप देख सकते हैं डेड सैटेलाइट्स है, सोलर पैनल्स है, बूस्टर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफंक्ट होके डेड होने के बाद ऐसे ही अर्थ के अराउंड घूमती रहती है। अभी इसी चीज़ को एडवोकेट किया है किसने? केस्लर ने। ठीक है, एट प्रेजेंट अगर हम बात करें, नासा मॉनिटर करता है 19,000 ऐसे पीसेस को, ऐसे डेड पीसेस ऑफ सैटेलाइट्स को जिनका साइज़ 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। 19,000 ऐसे पीसेस ऑफ सैटेलाइट्स को नासा मॉनिटर करता है। बट आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर हम यही साइज़ को डिक्रीज़ करें from 1 to 10 centimeters, then the number of these space debris pieces goes up 500,000। समझ रहे हैं आप? 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाली साइज़ के जो भी डेब्री पीसेस हमारे इस बेल्ट में हैं, कौन से बेल्ट में? डेब्री बेल्ट में, उनको मॉनिटर कर रहा है नासा अभी के टाइम पे। बट अगर अब हम 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच में जाएं, उन डेब्री को अगर हम मॉनिटर करें, तो ये नंबर 19,000 से बढ़ के 500,000 हो जाता है। ऑलमोस्ट 5 लाख पीसेस बन जाते हैं अगर हम 1 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर तक के साइज़ के ऐसे पीसेस को मॉनिटर करें। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब ये हुआ कि कितना ज़्यादा कचरा भरा है हमारे इस डेब्री बेल्ट में। ठीक है, हमारी अर्थ के अराउंड। नाउ 2 पर्टिकुलर ऐसे इंस्टांसेस जिन्होंने इस स्पेस पोल्यूशन को कंपाउंड किया, इस प्रॉब्लम को और बढ़ाया। 2007 में चाइना ने टेस्ट किया अपनी एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल को, और इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल ने बाद में टारगेट किया इट्स ओन लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। चाइना ने अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल को टेस्ट करने पे अपनी ही एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को उड़ा दिया, और जब इस लो अर्थ ऑर्बिट को चाइना ने उड़ाया विद दिस एंटी सैटेलाइट मिसाइल, उसके बहुत सारे पीसेस बने, और वो पीसेस अभी भी अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं
by becoming space debris. और उसके बाद एक और चीज़, there was a collision between Iridium 33 satellite और a defunct Russian satellite. इन दो सैटेलाइट्स के बीच में भी there was a collision, और इस collision से भी ये हमारा space debris और बढ़ गया और ये प्रॉब्लम और कंपाउंड होती गई. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो हमारा है, इट इज़ हैविंग वेरी हार्ड टाइम व्हेन इट कम्स टू अवॉइड द कोलिजन विद सच डिब्री. रिसेंटली कुछ इनिशिएटिव्स या प्रपोजल्स बनाए गए हैं, लाइक डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी विच हैज़ अनाउंस्ड दैट ये यूज़ करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेट्स का टू रिमूव सच डिब्री फ्रॉम द स्पेस. ठीक है, अर्थ के अराउंड जितना भी डिब्री है उस सारे डिब्री को रिमूव किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेट्स. अब जापान ने रिसेंटली लॉन्च की है एक सैटेलाइट विद द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग द डिब्री फ्रॉम स्पेस, और ब्रिटेन ने डेवलप किया है एक टेक्नोलॉजी को जिसका नाम है क्यूब सेल टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से वो अपनी सैटेलाइट्स को किसी भी डिब्री के पास से हटाते हैं, डिसओरिएंट करते हैं और रीओरिएंट करते हैं अपने सैटेलाइट्स को विद यूज़ ऑफ क्यूब सेल टेक्नोलॉजी. वो डिब्री के पास से अपनी सैटेलाइट्स को हटा देते हैं. सो ब्रिटेन के पास ये टेक्नोलॉजी है और जापान ने एक सैटेलाइट लॉन्च की है फॉर कलेक्टिंग द डिब्री फ्रॉम दिस स्पेस. और क्या है, डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने अनाउंस किया है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेट्स का इस्तेमाल करके इस डिब्री को रिमूव करेंगे फ्रॉम द स्पेस. तो ये बहुत कंपाउंड होती जा रही है, ये जो हमारी स्पेस पोल्यूशन या कैसलर सिंड्रोम का जो भी हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ये कंपाउंड होती जा रही है. ठीक है, दैट्स ऑल दैट वी हैव हियर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए एग्ज़ाम्स में और पीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं. और ये क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं. इनसे आपको आइडिया मिलेगा कि आप किस लेवल का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम में. तो विद रेफरेंस टू द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Indian Regional Navigation Satellite System has 3 satellites in geostationary and 4 satellites in geosynchronous orbit. पहला स्टेटमेंट. दूसरा स्टेटमेंट, Indian Regional Navigation Satellite System covers entire India and about 55 square kilometer beyond its borders. India will have its own satellite navigation system with full global coverage by the mid of 2019. क्या लगता है आपको, ये बातें सही है या नहीं है? देखो, अगर ऐसी बात होती कि ग्लोबल कवरेज वाला हमारे पास नेविगेशन सिस्टम होता तो फिर हमारा IRNSS सिर्फ 7 सैटेलाइट्स पे काम नहीं कर रहा होता. हमारा IRNSS के पास ओनली 7 सैटेलाइट्स है. उस 7 सैटेलाइट्स की कॉन्स्टलेशन से हम हमारे इंडिया की नेविगेशन सिस्टम का ख्याल रख रहे हैं और उसके बाद हमारे बॉर्डर से 1500 किलोमीटर तक. तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ. तो आपको क्या लग रहा है, पहला सही है या नहीं है? बिल्कुल पहला सही है कि हमारे IRNSS में 3 सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी है और 4 सैटेलाइट्स जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में है. अब ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होने का क्या मतलब हुआ, वो आपको ऑलरेडी पता है. देखिए, अगर हम इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन देखें, IRNSS एक ऑटोनॉमस रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है विच इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय ISRO. गवर्नमेंट ने इस चीज़ को अप्रूव किया है 2006 में विद द इंटेंशन कि ऑफ द सिस्टम टू बी कंप्लीटेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन द टाइम फ्रेम ऑफ 2016. बट ऐसा नहीं हुआ, ये कंप्लीट हुआ 2021 में. ठीक है, अब इट कंसिस्ट्स ऑफ कौन, IRNSS consists of 3 satellites in geostationary and 4 satellites in geosynchronous orbit. इसी वजह से स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है. The objective of the project is to implement an independent and indigenous regional space-borne navigation system for national applications. Global applications के लिए नहीं, सिर्फ national applications के लिए. अब the IRNSS design requirements call for a position accuracy of
less than 220 meters throughout the India and with the region of coverage extending about 1500 किलोमीटर्स. तो आपको बात समझ आई. वहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया था 5500 स्क्वायर किलोमीटर्स, बट ये 1500 किलोमीटर की बात चल रही है यहाँ पे. The system is expected to provide accurate real-time position, velocity and time observables for users on a variety of platforms with a 24/7 day service availability under all weather conditions. Hence आपका स्टेटमेंट 2 और 3 गलत है. आपको ये बिल्कुल समझ आ गया. देखो ये चीज़ आपने पढ़ी है, आपको ये इस बात का ऑलरेडी आइडिया मिल गया होगा जब हमने ये क्वेश्चन पीछे पढ़ा, तो इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, तो इसमें कुछ समझना नहीं था. तो ये क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी बी यूज्ड. क्या लगता है आपको जीपीएस टेक्नोलॉजी, जो कि एक यूनाइटेड स्टेट्स की ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, एक नेविगेशन के काम आता है हमारा ये जीपीएस. तो इस टेक्नोलॉजी का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है? क्या ये मोबाइल फ़ोन ऑपरेशन में इस्तेमाल हो सकता है? क्या ये बैंकिंग ऑपरेशन में इस्तेमाल हो सकता है? क्या ये इस्तेमाल हो सकता है फॉर कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड्स? क्या लगता है आपको? देखो, जब भी ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, किसी भी ऐसी टेक्नोलॉजी का जिसके अनलिमिटेड एप्लीकेशंस हो सकते हैं और आपको सब के बारे में नहीं पता, तो आपको ऑल ऑफ द अबव के लिए जाना चाहिए. ठीक है, ये आप एक ट्रिक मान लीजिए ऐसे आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने, क्योंकि जीपीएस के कितने सारे फंक्शंस हैं वो आप एक एक करके नहीं पता कर सकते, आपको याद नहीं रह सकता. बट मेजरली जो फंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, जो एप्लीकेशंस दिए गए हैं इस जीपीएस टेक्नोलॉजी के, वो सारे सही होंगे. तो द डी पार्ट इज़ द आंसर, सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. सो द डी, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? जीपीएस मीन्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. इट इज़ यूज टू गेट द लोकेशन ऑफ द प्लेस. ये जो सिस्टम्स हैं आर एक्सट्रीमली वर्सटाइल एंड कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एनी इंडस्ट्री सेक्टर. कौन से? जीपीएस टेक्नोलॉजी के जो ये सिस्टम्स हैं. These have uses in various fields like military, agriculture, mining, surveying, controlling power grids through smartphones, banking operations, hence all of them are correct. Question number 3. With reference to India's satellite launch vehicles, consider the following statements. PSLVs launch the satellites useful for Earth's resource monitoring, whereas GSLVs are designed mainly to launch communication satellites. पहला स्टेटमेंट क्या लगता है आपको? इज़ इट करेक्ट और नो? इसके बाद हमारी नेक्स्ट लॉन्च व्हीकल के बारे में क्या है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बाय PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from a particular location on Earth. ये बोल रहा है ऐसी कोई भी सैटेलाइट्स जिनको PSLV के द्वारा लॉन्च किया जाता है वो परमानेंटली फिक्स्ड पोजीशन में रहती है, या हमें ऐसा दिखता है जब हम उनको किसी पर्टिकुलर लोकेशन से देखते हैं ज़मीन की, हमें ऐसा लगता है कि PSLV के द्वारा लॉन्च की गई सैटेलाइट एक परमानेंट फिक्स्ड पोजीशन में रहती है, ऐसा दिखता है हमें अगर हम किसी पर्टिकुलर एक लोकेशन से देखें. क्या ये सही है? पॉइंट थर्ड, GSLV Mark III is a 4-stage launch vehicle. ठीक है, 4-stage launch vehicle with the first and third stages using solid rocket motors and the second and fourth stage using liquid rocket engines. Which of the following statements given above is correct? क्या लगता है आपको? देखो, GSLV Mark III की जो बात हुई थी ना, इसमें क्रायोजेनिक इंजन होता है. तो ये जो बात हुई है क्रायोजेनिक्स इसमें इस्तेमाल, इसमें बोला इसने 4-stage इंजन है, बट सेकंड एंड फोर्थ में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होगा. इस वजह से थर्ड इज़ रॉन्ग. तो हमारा आंसर इज़ ओनली 1 इज़ राइट. तो क्या 1 इज़ ओनली राइट? यानी कि PSLV लॉन्च व्हीकल जो सैटेलाइट्स है ये यूज़फुल होती है फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट्स
PSLVs के द्वारा जो सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं वो सैटेलाइट्स यूज़फुल होती है फॉर ऑब्जर्विंग अर्थ रिसोर्सेज या ऐसे अर्थ रिसोर्सेज को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और GSLV के द्वारा जो भी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है उनको मेनली लॉन्च किया जाता है फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। ठीक है, तो यही एक आपका ऑप्शन सही है। एक्सप्लेनेशन में जाएंगे हम। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल launch satellites in polar orbits which are useful for monitoring earth resources, but geosynchronous satellite launch vehicles are designed to launch geostationary and geosynchronous satellites which are majorly communication satellites। ठीक है, पीछे अगर आपने सारे वीडियोस देखे होंगे हमने इस बारे में बात की है और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो आप स्ट्रेट आउट इसको सही कर सकते हो। सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय GSLV आर प्लेस्ड इन द हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 3600 किलोमीटर्स, सो दे अपियर टू रिमेन permanently fixed for Earth observers if viewed from a particular position। तो इसका मतलब ये हुआ वहाँ पे ये बात PSLV के बारे में लिखी गई है, बट ऐसा फीचर PSLV के पास नहीं बल्कि GSLV के पास होता है। ऐसे अगर हम बात करें GSLV Mark 3 ये एक 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जो कि डेवलप की गई है ISRO के द्वारा। ये व्हीकल के पास होता है सॉलिड स्ट्रैप्स होते हैं और एक कोर लिक्विड बूस्टर होता है और एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन होता है। It is designed to carry 4 tons of satellites to geostationary transfer orbit और 10 tons to lower Earth orbit। अगर आप GSLV का इस्तेमाल GSLV Mark 3 का इस्तेमाल करते हैं तो 4 टन्स का इसका कैरिंग कैपेसिटी है टू द जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, यानी कि 36,000 किलोमीटर के बियॉन्ड। अगर अब आप लो अर्थ ऑर्बिट में इस GSLV Mark 3 का इस्तेमाल करते हैं तब आप 10 टन तक का वेट लेके जा सकते हैं इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। अब लो अर्थ ऑर्बिट क्या है? वो है 180 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस, ठीक है, या 160 टू 180 से लेके 2000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज लो अर्थ ऑर्बिट। दिस इज अबाउट ट्वाइस द कैपेसिटी ऑफ GSLV Mark 2, ठीक है। Hence statement 3 is again इनकरेक्ट बिकॉज वहाँ पे बताया गया है कि वो 4 स्टेज और जिसमें सॉलिड और लिक्विड, वहाँ क्रायोजेनिक की बात नहीं हुई है इस स्टेटमेंट में, इस वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मंगलयान लॉन्च्ड बाय ISRO। अब द मंगलयान लॉन्च्ड बाय ISRO उसके बारे में हमें बात करनी है, यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन या MOM। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मार्स ऑर्बिटर मिशन। क्या लगता है आपको, सही है ना? चलो नेक्स्ट। इट इज़ मेड इन इंडिया, इट मेड इंडिया द सेकेंड कंट्री टू हैव अ स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स आफ्टर USA। तीसरी बात, इट मेड इंडिया द ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल इन मेकिंग इट अ स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स इन इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं जब हम MOM के बारे में बात कर रहे थे, MOM के बारे में बात कर रहे थे, या मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में बात कर रहे थे। तो क्या लगता है आपको, क्या सही है क्या गलत है? पार्ट C इज़ राइट, थर्ड ऑप्शन इज़ राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड है, इट इज़ राइट। इट हैज़ मेड इंडिया द सेकेंड कंट्री टू हैव स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स आफ्टर USA। ऐसा नहीं है। India is not the second country which is having spacecraft or which is having this orbiter for the Mars after USA। ये एक पॉइंट गलत है, बाकी ये दोनों सही है। इसको हम मॉम भी बोलते हैं और ये इंडिया एक अकेली मात्र कंट्री बनी जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में अपने इस स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटर को स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट कराया मार्स के ऑर्बिट में, ठीक है। नाउ इफ वी गो बाय फॉर द एक्सप्लेनेशन, द मार्स ऑर्बिटर मिशन विच इज़ कॉमनली रेफर्ड टू एज मंगलयान 1 इज लॉन्च्ड बाय ISRO ऑन नवंबर 5, 2013। इस मिशन का एम्बिशन क्या है? टू स्टडी मार्शियन एटमॉस्फेयर which helped
the ISRO to enter the elite group of space agencies including Soviet space program, इनका भी ये मार्स का मिशन हो चुका था, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू रीच मार्स। तो इंडिया से पहले कौन कौन वहाँ पहुँच गया था? सोवियत स्पेस प्रोग्राम, नासा भी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी। अब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया इज़ द फर्स्ट एशियन नेशन टू रीच द मार्स ऑर्बिट एंड द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अचीव इट ऑन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। ये आपको ऑलरेडी पता है। तो विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू एस्ट्रोसैट द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च्ड बाय इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट्स आर करेक्ट। अब एस्ट्रोसैट के अकॉर्डिंग जो कि एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जिसको लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा, कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? Other than USA and Russia, India is the only country to have launched a similar observatory into space. दूसरा, Astrosat is a 2000 kg satellite placed in an orbit at 1650 kilometers above the surface of Earth. क्या लगता है आपको? We will go for the explanation. None of them is right. Both of them are wrong about, both of the statements given here are wrong about Astrosat. Astrosat is the first dedicated Indian astronomy mission aimed at studying celestial sources in X-ray, optical and UV spectral bands simultaneously. The payload cover, देखो इस साल ये एस्ट्रोसैट सैटेलाइट जो थी ना हमारी, ये न्यूज़ में थी, इस वजह से इस बारे में आपको पूछा गया और सैटेलाइट के डिटेल्स के बारे में ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। दो ये इनकरेक्ट है, बट ऐसा कब पूछा जा सकता है आपको? जब उस साल में कोई ऐसा मिशन कैरी आउट किया गया हो इंडिया के द्वारा, तो वो मिशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसके बारे में आपको बेसिक डिटेल्स जाननी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। देखो, द पेलोड्स कवर द एनर्जी बैंड्स ऑफ अल्ट्रा वायलेट, limited optical and X-ray regime. One of the unique features of Astrosat mission is that it enables the simultaneous multi-wavelength observations of various astronomical objects with a single satellite. Astrosat, with a lift off mass of 1515 kg, was launched on 28 September 2015 into 650 किलोमीटर ऑर्बिट, ना कि 1650 किलोमीटर ऑर्बिट। ठीक है, ऑल राइट। Inclined at an angle 6 degrees to the equator by PSLV C30 from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. The minimum useful life of Astrosat mission is expected to be 5 years. The mission has put ISRO in a very exclusive club of nations that have space-based observatories. Only the United States, European Space Agency, Japan, Russia have such observatories in space. समझ रहे हैं आप? Very good. So that is what makes this Astrosat very important. ये 5 साल के लिए लॉन्च किया गया 2015 में, और ये मिशन की वजह से ISRO एक मेंबर बना एक एक्सक्लूसिव एलीट क्लब का। जो वो एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ नेशंस कौन कौन से हैं जिनके पास स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज़ है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जापान है, रशिया है, इन सब के पास अपनी स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज़ हैं। अब इंडिया के पास भी ये स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है आफ्टर लॉन्चिंग दिस एस्ट्रोसैट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट्स यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन रिले आर केप्ट इन ए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो हमें सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करना होता है, उन सैटेलाइट्स को हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डालते हैं। ऐसी सैटेलाइट जो कि हम इस ऑर्बिट में डालें, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? लाइक ये ऑर्बिट जियो सिंक्रोनस होता है, ये ऑर्बिट सर्कुलर होता है, द ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ अर्थ्स इक्वेटर, द ऑर्बिट इज़ एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 22,236 किलोमीटर। देखो, आपको पता होना चाहिए कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट स्टार्ट ही होता है, या जियो स्टेशनरी हो, जियो सिंक्रोनस हो, वो स्टार्ट ही होता है 36,000 किलोमीटर के बियॉन्ड। तो
तो इस वजह से आपका फोर्थ इज़ रॉन्ग। इस फोर्थ रॉन्ग होने की वजह से आपका डी भी कट जाता है, सी भी कट जाता है और बी भी कट जाता है। इस वजह से आपका आंसर हो जाता है 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो एक्सप्लेनेशन में हम जाएंगे। ए सैटेलाइट विच इज़ इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज़ कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। समझ गए? यानी कि जिनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 होता है विद दैट ऑफ इक्वेटर। ठीक है। An orbit is called geostationary orbit when it achieves an altitude closer to 35,786 kilometers and keeps satellite fixed over one longitude at the equator. ठीक है। As the satellite appears motionless at fixed position in sky for the ground observers, hence it's called geostationary satellite. समझ रहे हैं आप? चलो आगे बढ़ते हैं। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है अराउंड अर्थ एंड डज नॉट फॉल डाउन। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो ऑर्बिट कर रही होती है अराउंड अर्थ के अराउंड, वो अर्थ की तरफ फॉल डाउन नहीं होती है बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। दिस इज़ सो बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ डज नॉट एग्जिस्ट एट सच पोजिशंस। पहली बात, क्या वहाँ पे अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एग्जिस्ट नहीं करता है? गलत, ऐसा नहीं है। बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ मून। बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे मून का अट्रैक्शन भी होता है, अर्थ का अट्रैक्शन भी होता है, सन का अट्रैक्शन भी होता है। तीसरी बात, बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ प्रोवाइड्स द नेसेसरी स्पीड फॉर इट्स स्टेडी मोशन। जो अट्रैक्शन ऑफ अर्थ है उसकी वजह से उसको नेसेसरी स्पीड मिलती है फॉर स्टेडी मोशन। क्या ऐसा सही है? नहीं। इट प्रोवाइड्स दिस बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्सेलरेशन। देखो, नॉट नेसेसरी स्पीड बट नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन। दिस इज़ करेक्ट। ये एक टफ क्वेश्चन है। यहाँ पे आप इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो सकते हो कि स्पीड और एक्सेलरेशन बताया गया है, बट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर that an artificial satellite which is orbiting around Earth does not fall towards Earth because the attraction of Earth provides the necessary acceleration for its motion. अब an artificial satellite which is orbiting around Earth does not fall because of the attraction of Earth provides necessary acceleration for its motion. This necessary acceleration is constant in number or magnitude but changing in direction every single moment. देखो, acceleration तो सेम है इन टर्म्स ऑफ किस स्पीड से ये एक्सेलरेट कर रहा है, बट जो पोजीशन उसकी है वो हर जगह पे चेंज होती जा रही है। आगे क्या है? आगे तो कुछ भी नहीं है। आई थिंक दैट्स ऑल दैट वी हैव हियर फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी। नाउ इसके बाद हम बात करने वाले हैं लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के बारे में। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।